बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 15 के बारे में होगा। और चैप्टर नंबर 15 जैसा कि आपको पता है कि ये किसके बारे में है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो हमारा जो पिछला चैप्टर है उसका उलट है। यानी पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने क्या देखा था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। और इसमें हमने क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड से हमने करंट प्रोड्यूस करनी है। तो पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर उम्मीद है कि आपने इसके बारे में जो अदारे ने आपको पेपर अपलोड किया होगा वो आपने सॉल्व कर लिया होगा और फिर हम उस पेपर को डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन और आपकी याद दहानी के लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आप ये पिछले 2-2.5 माह के अंदर जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उसमें भूल चुके हूँ। तो ये देखिए जी, इस चैप्टर में जो पहला आर्टिकल है वो है मोशनल ईएमएफ का। वैसे तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ना क्या है बेसिकली, कि जब भी हम किसी सर्किट में, किसी कॉइल में, किसी कंडक्टर में फ्लक्स चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, तो उसमें करंट इंड्यूस होगी या ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें जो पहला आर्टिकल है कि अगर फर्ज करें हमारे पास एक कंडक्टर है, लेट्स से ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें, इफ वी मूव अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस या इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। दैट ईएमएफ इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। So what is motional EMF? Motional EMF is the EMF induced in the conductor when that conductor is moved in a magnetic field. अब इसमें मैथमेटिकली अगर हम देखें तो अगर इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ये ऐसे देख लें कि कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में किस वेलोसिटी से अगर हम मूव करें, v वेलोसिटी से, इस मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी स्ट्रेंथ b है, उस कंडक्टर की लेंथ l है, और अगर v और b के दरमियान एंगल थीटा हो, तो व्हाट इज द मोशनल ईएमएफ इन दिस कंडक्टर? VBL sin थीटा। अगर हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो मोशनल ईएमएफ जो है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। द मैक्सिमम मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू -VBL। आगे इसमें देखा है कि अगर फर्ज करें कंडक्टर रेस्ट में है, मूव ही नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब है कि मोशनल ईएमएफ जो है वो क्या होगी? 0 होगी। या अगर हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करें या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो तब भी मोशनल ईएमएफ जो है वो क्या होगी? 0 होगी। ये जो आपको नजर आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इसके लिए है कि अगर v इज परपेंडिकुलर टू b, ये इसके सामने लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि इफ थीटा इज 90 डिग्री इट मींस v एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द मोशनल ईएमएफ विल बी मैक्सिमम। सो ये तो है मोशनल ईएमएफ। इस मोशनल ईएमएफ के नतीजे में उस कंडक्टर में जो करंट पास करेगी वो किसकी इक्वल होगी? I इज इक्वल टू E ओवर R। अगर हमें आगे चल के कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ जाए तो आपने इसको देखना है। अब अगर इस कंडक्टर को मसलन ये फर्ज करें हम मेरी तरफ से आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, आप इस कंडक्टर को ऐसे B के परपेंडिकुलर मूव करें तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। लेकिन अगर हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू कर दें
तो फिर क्या होगा, इफ दिस कंडक्टर इज रोटेटिंग, इफ वी रोटेट दिस कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर हम रोटेट करेंगे किस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से, किस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया जी। यहाँ चाहे अगर हम ऐसे रोटेट करें तो इसका जो रेडियस है इस का वो किसके इक्वल होगा, l/2। ठीक है, अगर इसके एक्सिस जो हैं वो क्या हों, तो इस बिल्कुल इस कंडक्टर के सेंटर से पास कर रहे हो, तो फिर r जो है वो किसके इक्वल होगा, l/2। अब ये मैंने क्यों दिया है, ये इसलिए आपको बताया है कि ये जो रिलेशन है ये वाला, ये MCQ में पूछा जा सकता है कि इफ वी रोटेट द कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उस कंडक्टर की अगर लेंथ कितनी हो, l हो, उसको किस एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जाए, ओमेगा से, और किस फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, B में, तो उसके अंदर जो मोशनल EMF पैदा होगी रोटेट करने की वजह से, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, वो किसके बराबर होगी, हाफ बी ओमेगा l²। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। उससे नेक्स्ट देखें ज़रा, जो MCQ हमें इस चैप्टर में आते हैं वो है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ जो है वो कुछ किताबें तो फैराडेज के, हमें आपने तो एक लॉ पढ़ा हुआ है फैराडेज लॉ, लेकिन कुछ किताबें जो हमें इसके बारे में दो लॉज के बारे में बताती हैं। यानी फैराडे जो फर्स्ट लॉ है वो उसको ये कहते हैं कि चेंजिंग फ्लक्स विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, इतना ही है, दिस इज कॉल्ड द फैराडेज फर्स्ट लॉ। लेकिन चेंजिंग, दोबारा सुन ले, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस इंड्यूस EMF, changing magnetic flux, if we change the magnetic flux in any coil or circuit, it will produce induced EMF। तो ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है कि जो EMF पैदा होगी ये वाली किसी भी सर्किट के अंदर जिसके नंबर ऑफ टर्न्स n हैं, that is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। So rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF। मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, अब ये जो बड़ी अहम बात है यहाँ पर, इसमें टेक्निकल आप अक्सर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, आपने घबराना नहीं है। देखें मसलन इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, BA cos थीटा, BA cos थीटा। अच्छा, अब यहां पर एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर फर्ज करें ये आपके पास कॉइल है, ये नजर आ रही है आपको, ठीक है, अगर ये आपके पास कॉइल है, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, if the plane of the coil is perpendicular to the field, ये आप प्लेन है, if the plane of the coil is perpendicular to the field, then what is the angle between B and vector area, तो कितना एंगल होगा। अब परपेंडिकुलर का लफ्ज है तो आप सोच रहे होंगे 90 डिग्री, नो। इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, फिर क्या होगा, अगर प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसका जो वेक्टर एरिया होगा वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा, तो थीटा जो है वो 0 होगा। अब अगर किसी कॉइल को, ये पहला MCQ देखें जरा, अगर किसी कॉइल को, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, और फील्ड को कम या ज्यादा करना शुरू कर दें, तो फिर उस कॉइल में से फ्लक्स पास ही नहीं करना, क्योंकि उसकी जो प्लेन है वो पैरेलल है। When the plane of the coil is parallel to the magnetic field, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स पास ही नहीं करेगा तो फिर EMF जो होगी वो 0 होगी। तो ये याद रखना है कि इफ, दोबारा रिपीट कर देता हूं, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, इसका मतलब है फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा, तो उसमें आप फील्ड चेंज कर लें या जो मर्जी कर लें, EMF इंड्यूस नहीं होगी। अच्छा, अब यहां पर एक बात तो ये है कि अगर हमें ये किसी भी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो फिर हमारा ये मसला हल हो गया
ये cos थीटा वाला जो है ना वो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद दो तरीके हो सकते हैं कि फ्लक्स कैसे चेंज हो इस फॉर्मूले के मुताबिक, कि या तो हम बी को चेंज कर दें या एरिया चेंज कर दें। दो तरह की क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि या तो हम बी को चेंज कर लें या फिर एरिया को चेंज कर लें। ठीक है, तो इस हवाले से आपको ये ज़हन में रखना है। एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में हैं, वो इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम बार बार इस फार्मूले में भी नेगेटिव साइन आया, इस फार्मूले में भी नेगेटिव साइन आया। ये नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है? सो नेगेटिव साइन बेटा हमें एक इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी या करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके बारे में पूरा एक लॉ है। लॉ क्या है? दिस लॉ इज नोन एज लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ, तो लेंज़ेस लॉ आपको याद होगा, नहीं है? चलें सुनाइए जरा जी। हाँ यही बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। क्या लॉ है जी? इट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच एज इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। ये बड़ा एक दिलचस्प एक फिक्रा है कि एक वैसे जस्ट आपके लिए कि किड किल्स फादर, किड किल्स फादर, तो मतलब वो हमेशा उसको अपोज करेगा, उस कॉज को अपोज करेगा जो उसे पैदा कर रहा है, उस कॉज को अपोज करेगा जो उसे पैदा कर रहा है। ये याद रखना है। इसके मुतल्लिक बड़े क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मसलन मैंने यहाँ पर ये 3-4 डायग्राम और 3-4 क्वेश्चन से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप कर लेंगे। मतलब फर्स्ट डायग्राम देखें ज़रा। फर्स्ट डायग्राम में क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। लेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इतना हिस्सा आपने देखना है, ठीक है? ये वाला ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक लूप पड़ा हुआ है, ठीक है? यानी आपके पास ऐसे एक लूप पड़ा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनटू द प्लेन। क्रॉस क्या जाहिर कर रहे हैं? इनटू द प्लेन। लेकिन ये लूप है, ऐसे ये लूप है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। अच्छा, आपने ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि आपने इस लूप को एक ऐसे फील्ड में रखा हुआ है जो इनटू द प्लेन है और इंक्रीज कर रहा है। ये जरा गौर कीजिए कि आपने इसको क्या किया है, इस लूप को एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इनटू द प्लेन है और फील्ड इंक्रीज कर रहा है। अगर फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो फिर बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि इस लूप में इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अब जब फ्लक्स बढ़ रहा है, देखें बी बढ़ा, बी बढ़ने से क्या हुआ? फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स इंक्रीज किया। अब फ्लक्स इंक्रीज करने से इसमें क्या होगा? एक करंट इंड्यूस होगी। अब उस करंट को चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? या तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी या क्लॉकवाइज। तो बताइए, देखिए इस कॉइल में करंट कैसे चलेगी कि वो उस कॉज को अपोज करने की कोशिश करेगी। कॉज को अपोज करने का क्या मतलब है? दोबारा सुने, इसमें करंट इंड्यूस किस वजह से हुई? फील्ड के बढ़ने की वजह से। फील्ड बढ़ा, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो इसमें फिर करंट कैसे चलेगी? इस डायरेक्शन में चलेगी कि वो उस फ्लक्स को अपोज करेगी, फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगी। वो जो इंड्यूस करंट है वो फ्लक्स को क्या करेगी? कम करने की कोशिश करेगी। तो कम करने की कोशिश कैसे करेगी बताइए? अब हम इसमें, आपको पता है कि अगर किसी लूप में उंगलियां करंट की डायरेक्शन को जाहिर करें तो जो थंब है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
दोबारा सुन लें कि इफ फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लूप में किधर है, इनटू द प्लेन, और फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है फिर इसकी वजह से जो फील्ड पैदा होगा, करंट की वजह से जो पैदा होगा वो किधर होना चाहिए, आउट ऑफ द प्लेन, ताकि फील्ड क्या हो, डिक्रीज हो, फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा ये। तो इसका मतलब है फिर इसमें करंट कैसे चलेगी बताइए, इसमें करंट ऐसे चलेगी ना, तो फिर ही अंगूठा बाहर की डायरेक्शन में होगा, तो फिर करंट कैसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें, और ये मैंने इसी तरह से, ये बेटा देखें यहाँ पर भी लूप की बजाय एक रेक्टेंगल सी शो हो रही है, ये भी आप लूप ही कंसिडर कर लें। इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउट ऑफ द प्लेन, और आपने किस ऐसे रीजन में रखा हुआ जहां बी बढ़ रहा है। जब बी बढ़ रहा है इसका मतलब है इसमें फ्लक्स बाहर की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो फिर इसमें जो करंट चलेगी वो क्या करेगी, वो अंदर की डायरेक्शन में इसको फील्ड को कैसे अपोज करेगी, अगर इसमें से जो चलने वाली करंट है उसका फील्ड हमारे इस लूप में से गुजरने वाले फील्ड के ऑपोजिट हो या फ्लक्स के ऑपोजिट हो। तो इसमें फिर बेटा क्लॉकवाइज अगर हम करंट चलाएं तो फिर ही फील्ड अंदर की तरफ होगा ना, क्योंकि इस लूप में फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये फिर इसमें कैसे करंट चलेगी, क्लॉकवाइज, ये CW मतलब क्लॉकवाइज। अच्छा, अब एक ये दो क्वेश्चन आपको आई होप के समझ आ गए होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखें, ये इससे इस तरह का क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में भी है, वो भी हम बाद में देखेंगे। देखें इसमें करंट इस वायर में चल रही है जी, और आपने पढ़ा हुआ पिछले चैप्टर में करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है बताइए। अगर स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर में करंट I पास कर रही तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R, जिसका मतलब ये हुआ कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखिए जरा गौर करें, इस वायर में करंट पास कर रही है, करंट की वजह से जाहिर सी बात है यहां मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, ठीक है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है पहले तो देखें, अगर करंट इधर बेटा देखें गौर करें, अगर अंगूठा करंट की डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है तो फिर इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस ऐसे देख लें, अगर करंट की ये डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होगी ना। इसका मतलब है अगर मैं इसको देखूं, दोबारा देखें, ये लूप को देखें ज़रा, इसका मतलब है कि इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये देखें, तो लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी, इनटू द प्लेन है ना, तो मैं डॉट लगा देता हूं। इसका मतलब है इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है, सॉरी इनटू द प्लेन है, डॉट से नहीं, आपको पता है क्रॉस से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, इनटू द प्लेन है, समझ आ गई। दोबारा सुने, चलें दोबारा सुने जी, ये करंट पास कर रही, करंट क्या पैदा कर रही, अपने आसपास में फील्ड पैदा कर रही, और वो जो फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दोबारा देखिए, ये देखिए, ये बेटा देखें, ये करंट, ये इस लूप में मेरी उंगलियां किधर हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं ना, तो फिर इसका मतलब है कि लूप में जो फ्लक्स है वो अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन है। अब इस लूप में फील्ड, जो ऊपर वाली एग्जांपल में आपको पता चला था ना, तो बिल्कुल वैसा ही है, तो फील्ड अंदर की तरफ है। अब हम करंट अगर बढ़ाना शुरू कर दें तो इसका मतलब है इसके अंदर की तरफ फील्ड बढ़ रहा है, और अगर फील्ड बढ़े तो क्या बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ता है। इसका मतलब है इसके अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फिर इसे क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए कि इसके अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस होगी, तो वो करंट को चलना चाहिए या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर कैसे चलेगी, किस वजह से बताएं ये इसमें करंट इंड्यूस होगी, फ्लक्स की तब्दीली की वजह से,
और फ्लक्स किधर बदल रहा है, किधर बढ़ रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर इस यहां पर जो करंट है वो फ्लक्स को क्या करेगी, बढ़ने से रोकेगी ना। तो इसका मतलब है इसमें जो करंट चलेगी उसका पैदा करदा जो फ्लक्स होगा या फील्ड होगा वो अंदर वाले फील्ड से क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो अंगूठा देखिए, करें जी, अगर इसका मतलब है ऐसे अगर करंट चले, ऐसे अगर करंट चले, क्लॉकवाइज करंट चले, तो उसका पैदा करदा जो फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा ना, तो कॉज अपोज हो गया ना। तो इसमें भी फिर कैसे, मुझे बताएं कैसे करंट चलेगी बेटा, क्लॉकवाइज करंट चलेगी। इसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल इसमें हमारी लेंजेस लॉ के हवाले से रह गई है, और वो ये है कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इस पे थोड़ा सा टाइम हमने इसलिए ज़्यादा लगाया कि बच्चे जो हैं बड़ा, जैसे एक फिगर आती है एक, तो वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। अब देखिए चौथी एग्जांपल बेटा हमने क्या दी, देखिए पहले हम करंट को बढ़ा रहे थे, अब हमने करंट कांस्टेंट कर दी, ठीक है, करंट हमने क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी। लेकिन करंट कांस्टेंट है, इसका मतलब है वही बात वही होगी, करंट नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है अभी भी इसके अंदर जो फील्ड है वो कैसा होगा, इनटू द प्लेन, बिल्कुल ठीक। अब अगर ये लूप भी अपनी जगह पर रहे, करंट भी कांस्टेंट हो, तो फिर इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर मैं इसको इधर टूवर्ड्स राइट मूव करना शुरू कर, तो आपको पता बेटा जब किसी वायर में से करंट पास कर रही है, तो जैसे जैसे हम इस फॉर्मूले के मुताबिक, ये देखो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसका मतलब है R इस लूप का डिस्टेंस है इस वायर से, तो जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे क्या होगा, फील्ड वीक होगा। फील्ड वीक होने का क्या मतलब है, फ्लक्स कम होता चला जाएगा, फ्लक्स कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इस लूप को अवे मूव करूं इस वायर से, तो इसमें अंदर की तरफ फ्लक्स कम होता चला जाएगा। तो फिर इसमें जो करंट चलेगी, बताइए जो करंट चलेगी वो अपना भी एक फील्ड पैदा करेगी, तो क्या करेगी वो इसमें अब ईएमएफ या करंट जो पैदा हुई है वो फ्लक्स के बढ़ने की वजह से हुई या फ्लक्स के कम होने की वजह से हुई, फ्लक्स के कम होने की वजह से हुई। तो फिर वो जो करंट है उसने तो उस कॉज को अपोज करना है, तो इसका मतलब है वो क्या करेगी, फिर फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो बढ़ाएगी कैसे, फ्लक्स को कैसे बढ़ाएगी कि इसका पैदा, इस जो इंड्यूस करंट का जो पैदा करदा फील्ड है वो भी अंदर की तरफ हो, वो भी क्या हो, अंदर की तरफ हो, फिर ही फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा। अदरवाइज अगर ऑपोजिट हो गया तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी इसमें जो करंट है वो कैसे चलेगी, बताओ बताओ जी कैसे चलेगी। ये हमारे पास अगर हम ऐसे चलाएं तो फिर फील्ड बाहर की तरफ हो गया करंट का, बाहर की तरफ हमने करना नहीं है, वो तो अपोज कर देगा। तो फिर अंदर की तरफ अगर हम तो कैसे करेंगे जी, बताएं क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगेन क्लॉकवाइज होगी। और अगर मैं इसे इधर मूव करूं तो फिर इसमें करंट इंड्यूस होगी फ्लक्स के बढ़ने की वजह से, तो फिर इसमें करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। फिर ही फ्लक्स, करंट का पैदा करदा फ्लक्स या करंट का पैदा करदा फील्ड उसके ऑपोजिट होगा। अच्छा, लेंज़ेस लॉ की ये मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दी जो अक्सर पास पेपर्स में कहीं ना कहीं आपसे पूछते हैं। अब लेंज़ेस लॉ, इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और दूसरा क्या है कि इट इज फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, इट इज फॉर इंड्यूस्ड करंट, ये आपने एमसीक्यू याद रखना है। उसके बाद बेटा एक हमारे पास सोलिनॉइड है, एक कॉइल है, बल्कि सिलेंड्रिकल कॉइल को हम क्या कहते हैं, सोलिनॉइड। अब इस सोलिनॉइड को हम इंडक्टर भी कहते हैं। इंडक्टर क्या होता है, जिसकी इंडक्टेंस हो। अब इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हमारे पास क्या होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। ये सिर्फ फार्मूले हैं, या आपने आपकी याद दहानी के लिए हैं कि अगर इससे रिलेटेड हमें कोई एमसीक्यू आ जाए तो हम देख सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कहाँ स्टोर है, बताइए।
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। किसके अंदर है जी? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, कहाँ स्टोर होगी? जैसे कैपेसिटर की सूरत में आपने देखा था कि जो एनर्जी स्टोर है वो कहाँ है? प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ है। तो यहाँ पर एनर्जी कहाँ स्टोर है? जी बेटा, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ Li²। अब इंडक्टर बेसिकली क्या है? एक सिंपल कॉइल है, सोलिनॉइड भी एक इंडक्टर है। अब इसमें L is the self inductance or simply inductance of the coil, I is the current through the coil। अब करंट की वजह से जाहिर सी बात है फील्ड भी होगा। अब उस फील्ड के अंदर हमारी जो एनर्जी है वो स्टोर होगी। सो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B²। ये याद रखना है आपने, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए, ये सेल्फ इंडक्टेंस का या सिंपली इंडक्टेंस का एक और फार्मूला ये है, μ0n²Al। इसको स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम ये एक L इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया? μ0n²। सो इफ n इज डबल्ड तो क्या होगा? इंडक्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। ये आपने याद रखना है। इसी तरह से जिस तरह अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज में और पैरेलल लगाएं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली जा सकती है। इस तरह से इंडक्टर्स को भी अगर हम सीरीज में और पैरेलल लगाएं तो उनकी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ये निकाली जा सकती है। इंडक्टेंस के यूनिट्स क्या है? हेनरी। और 1 हेनरी किसके इक्वल है? 1 हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब बेटा ये आपको जस्ट मैंने 2-3 आर्टिकल्स आपने ज़हन नशीन कर लिए हैं, याद कर लिए हैं। अब आपने जो पेपर किया है, जो पेपर सॉल्व किया है, अब उसके कुछ क्वेश्चंस जो जितना हमने यहाँ तक पढ़ा है उससे रिलेटेड देखते हैं। जी बेटा निकालिए पहला सवाल। जी पहला सवाल आपके बोर्ड पे चल रहा होगा, देख रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल वही पढ़िए। व्हेन अ मैग्नेट इज इन मोशन relative to the coil, the induced EMF does not depend upon induced EMF। बेटा इसमें सारी ऑप्शंस A, B और D सारों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करता और वो है रेजिस्टेंस। करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। EMF किस पे डिपेंड करती है? EMF नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। इन चीजों पे डिपेंड करती है। EMF डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस, करंट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की फिर क्या एग्जैक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? चार्ली। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, पढ़ें जी। इफ अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है? ये इमोशनल EMF से रिलेटेड है। और मैंने आपको शुरू में लेक्चर में बताया कि आपने इसमें VBL तो अंडरलाइन करना ही है कि V है, B है, L है। साथ में क्या अंडरलाइन करना है? मैंने बताया ना, इस थीटा के हवाले से मैंने बताया था क्या अंडरलाइन करना है जी, बताइए। ठीक है, सॉरी इधर थीटा के हवाले से उन्होंने कहा जी कि कंडक्टर इज मूव्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो फिर थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो बेटा इसमें V भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, मोशन EMF इज इक्वल टू VBL, सिर्फ मैग्नीट्यूड चूंकि फाइंड करनी है। ठीक है, साइन थीटा। V कितना है बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड। B कितना है? 10 टेस्ला। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है जी, बताइए? 3 मीटर। और V और B आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो साइन 91 हो गया। तो ये कैलकुलेट करें कितना आंसर आया? 60 वोल्ट। तो बताइए फिर कौन सी ऑप्शन सही होगी जी? अल्फा, ए ऑप्शन इसकी जो है ना वो सही ऑप्शन होगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें अगेन जो है ये लें जी, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर मूव्स एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये है, वेलोसिटी ये है, अगेन उसी का क्वेश्चन है। लेकिन एक बात इसमें उन्होंने ऐड कर दी है कि एट व्हाट एंगल द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा 90 होगा, परपेंडिकुलर होगा वी और बी। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, इतने हिस्से को हम क्या कह सकते हैं, ई मैक्सिमम इंटू साइन थीटा। अब एट व्हाट एंगल द मोशन ईएमएफ इज हाफ ऑफ इट दिस, थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हाफ आ जाए, बताइए, साइन 30 डिग्री जो है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। ले जी, इसका भी ए ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब 50 टर्न कॉइल, स्क्वायर कॉइल, साइड उसकी इतनी है, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 0.4 टेस्ला, द प्लेन ऑफ द कॉइल इज राइट एंगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये अब ये इसके हवाले से है। तो प्लेन ऑफ द कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो फिर वेक्टर एरिया फील्ड के क्या हो गया, पैरेलल। तो थीटा कितना हो गया, 0। तो अब इसमें ईएमएफ फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, ईएमएफ क्या, नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है जी 50 टर्न्स हैं। ठीक है, स्क्वायर कॉइल है, तो स्क्वायर कॉइल का जो एक साइड उन्होंने, स्क्वायर कॉइल ऐसे है तो एक साइड दी हुई है, तो एरिया आपने निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, उसको हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं, 0.06 इंटू 0.06। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.04। ठीक है जी, 0.4 राइट एंगल, तो थीटा कितना हो गया, फिर 0 हो गया। प्लेन राइट एंगल परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि उसका वेक्टर एरिया और फील्ड आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो। तो आपने फ्लक्स इसमें कैलकुलेट करना है जी, टोटल फ्लक्स बेटा कैलकुलेट करना है, टोटल फ्लक्स। तो ये तो सिंपल ही है, बी ए के इक्वल होगा, तो एक टर्न के लिए बी ए होगा, तो एन टर्न्स के लिए कितना होगा, एन इंटू बी ए। तो एन ये हो गया, ए ये हो गया, ये बी हो गया। तो थीटा मैंने आपसे कहा कि वो कितना है, 0 डिग्री है, तो वो 1 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करें जी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.072 वेबर आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है जी। क्वेश्चन नंबर 5, ये फैराडे लॉ से रिलेटेड है, पहला फ्लक्स से रिलेटेड था। तो इसमें क्या है जी, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 300। ठीक है, एरिया कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन एट राइट एंगल टू द फील्ड। अब प्लेन फिर दोबारा उसने कह दिया कि प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो इसका मतलब है फिर थीटा कितना हो गया, ये वाला 0। अब उसको हम लिखते नहीं है आगे जी। शोज दी, अब ग्राफ में जरा देखिए कि द ग्राफ शो हाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स बी ऑफ द फील्ड वेरीज विद टाइम। तो इसमें बेटा देखिए कि 5 मिली सेकेंड में फ्लक्स कितना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है जब टाइम कितना है, मैग्नेटिक फील्ड, ये ग्राफ अगर आप देख रहे हैं ना कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या लिया हुआ है, टाइम, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ। अब स्ट्रेट लाइन है जी, पहले स्ट्रेट लाइन है और बाद में फील्ड कांस्टेंट हो गया। तो आपने 0 से कहाँ तक बढ़ा है फील्ड, 5 मिली सेकेंड तक, और फील्ड 0 से बढ़कर कितना हो गया 5 मिली सेकेंड में, 0.06। तो फील्ड 0.06 हो गया जी, कितने टाइम में, ये टाइम में कितने टाइम है जी, 5 मिली सेकेंड यानी 10⁻⁻3। तो इसको बेटा आपने अब सब सॉल्व करना है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 4 × 10⁻⁻1 वोल्ट आंसर आ जाएगा।
अगेन क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 बेटा देखिए कि अ कॉइल एरिया, कॉइल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने टर्न्स हैं, रेजिस्टेंस इतनी है, करंट निकालनी है। तो फिर दोबारा अगेन फैराडेज लॉ लगाएंगे हम, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये डेल्टा फाई जो आप समझ लें बी ए के इक्वल है, ठीक है। लगाएं जी, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। अब ईएमएफ ये है, अगर आर से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी, साथ ही आर भी लिख लें। नंबर ऑफ टर्न्स बेटा कितने हैं, 100, ठीक है। एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। एंड द रेजिस्टेंस इज 20। फिर अगेन द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, तो थीटा कितना हो गया, 0। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस एट द रेट ऑफ 10⁻⁴ टेस्ला पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड 10 पर सेकेंड यानी टाइम 1 सेकेंड है। तो आपने करंट कैलकुलेट करनी है, तो ये बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया जी, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 50 एम्पेयर आंसर आ गया, 50 एम्पेयर। दिस इज अ करेक्ट आंसर। तो कौन सी ऑप्शन होगी, अल्फा। 7 बेटा क्वेश्चन है कि व्हेन अ मैग्नेट अप्रोचेस टू अ सोलेनॉइड व्हिच इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये आप एक सोलेनॉइड बना लें, सोलेनॉइड के साथ एक गैल्वेनोमीटर ऐसे अटैच है, ये लें जी, ठीक है। उसमें वो क्या कह रहा है कि एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है लेट्स से, ठीक है, कुछ भी साउथ नॉर्थ ऐसे कर लें। ये मैग्नेट इसकी तरफ जा रहा है, लेकिन मैग्नेट जब उसकी तरफ जा रहा है इसका मतलब उसमें फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। अब सवाल क्या है जी, व्हेन अ मैग्नेट अप्रोचेस अ सोलेनॉइड व्हिच इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द डिफ्लेक्शन लार्जर। डिफ्लेक्शन लार्ज होने का क्या मतलब है कि इस कॉइल के अंदर करंट मैक्सिमम इंड्यूस हो। करंट मैक्सिमम इंड्यूस होने का मतलब है ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस हो। तो जो ईएमएफ है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, नंबर एक नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस कॉइल, और दूसरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि कितनी तेजी से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। तो लो जी, और दूसरी तीसरी बात है अहम जो है कि इस कॉइल के अंदर जो करंट है वो इस कॉइल की रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रही है। तो ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। तो इसमें ऑप्शंस क्या हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस कॉइल में कब आएगी, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, बिल्कुल ठीक। ये हम ज्यादा करेंगे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज ज्यादा करेंगे, ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी, ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी, करंट ज्यादा इंड्यूस होगी, अच्छा, और डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगी। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग, बिल्कुल ठीक है, मैग्नेट की स्पीड ज्यादा करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा होगी, करंट ज्यादा होगी, डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगी। तीसरा क्या है, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द वायर ऑफ द सोलेनॉइड, अगर तार को मोटा कर देंगे तो तार की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तार की रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगी तो फिर इंड्यूस करंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये तीनों फैक्टर्स ही हैं जी जो गैल्वेनोमीटर के अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का सबब बनेगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगेन फैराडेज लॉ से रिलेटेड है कि इसमें हमारे पास इसमें बेटा 1000 टर्न्स हैं, ठीक है। एन एवरेज इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ 120 वोल्ट, इसमें ईएमएफ जो है वो 120 वोल्ट इंड्यूस हो गई। ओवर व्हाट टाइम इंटरवल, टाइम आपने फाइंड करना, मस्ट अ फ्लक्स चेंज ऑफ 60 मिली वेबर अकर टू प्रोड्यूस सच वोल्टेज, यानी अगर इसमें जो फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो 60 मिली वेबर 10⁻³
और जितने टाइम में हुआ है वो टाइम आपने कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसे इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो ये टाइम आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करें जी, ये 10⁻³ इससे कैंसिल हो गया, तो ये इससे तो क्या आ गया 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। बीटा इज द करेक्ट आंसर जी। अगेन देखें जी क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंड्यूस द मैक्सिमम इंड्यूस वोल्टेज। अब इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कितनी तेजी से आप फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। तो अगर हम एसी सोर्स लगाएंगे, अगर किसी कॉइल में आप ये कॉइल है, ठीक है, इसको एसी से लगा देते हैं, तो इसके अंदर जो फ्लक्स की तब्दीली है, चेंज है, वो किस बात पर डिपेंड करेगी कि इस एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा तेज़ी से करंट चेंज होगी, ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें आपने बेटा ये देखना, करंट तो चारों ऑप्शंस में सेम है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो कौन सी ऑप्शन है? डेल्टा ऑप्शन है, 1 एम्पियर एसी विद 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अच्छा 10वें में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक फिगर नजर आ रही है, देखें जरा। उस फिगर में एक कार्डबोर्ड है जो कंडक्टर नहीं है, ये ज़हन में रखना है। दूसरा क्या है? कॉपर, ये कंडक्टर है। तीसरा क्या है? प्लास्टिक, ये भी कंडक्टर नहीं है। अब ऊपर से उन्होंने मैग्नेट गिरा रहे हैं जी, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो कौन से रॉड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी या करंट इंड्यूस होगी? बताएं जी। करंट इंड्यूस, करंट चलने के लिए कंडक्टर चाहिए ना, ठीक है, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड में तो नहीं होने वाली। तो इसलिए फिर इसमें बताइए, पी, जो पी और आर हैं, इनमें तो कुछ नहीं होगा। अलबत्ता जो क्यू, जो आप ऑप्शन है आपको नजर आ रही है, उसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगी। तो आप देखिए, इसका मतलब है जब वो क्यू वाला जो मैग्नेट है वो नीचे आएगा, तो नीचे कॉपर के रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगी। उसने फिर क्या कहना है लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग कि नीचे ना आओ, उसको रोकेगा। तो वो इसका मतलब है वो वाला मैग्नेट ज़रा टाइम लगाएगा, थोड़ा देर से आएगा, बाकी दोनों को होना कुछ नहीं है, वो नीचे चले जाएंगे इकट्ठे ही। तो इसका मतलब है बीटा ऑप्शन बेटा ठीक होगा, पी एंड आर साइमल्टेनियसली फॉलोड बाय क्यू, यानी पी और आर जो हैं वो एक साथ आएंगे, उसके बाद क्यू को वो फॉलो करेंगे, यानी उसके बाद क्यू आएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ मैग्नेट फॉल्स थ्रू अ मेटल रिंग एक्सेलेरेशन, यानी अगर ये मैग्नेट है, इधर से ये मैग्नेट है, ये मेटालिक रिंग है, इसकी तरफ आ रहा है, तो इसमें जाहिर सी बात है फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगी, करंट अपने एक फील्ड पैदा करेगी, तो वो इसको नीचे आने से रोकेगा ना, तो रोकेगा तो फिर इसका मतलब है इसमें जो एक्सेलेरेशन है वो फ्री फॉलिंग एक्सेलेरेशन तो नहीं होगा, उससे थोड़ा सा कम हो, लेस देन जी थ्रू आउट इट्स फॉल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या ऑप्शन होगी? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 12 जी बताइए, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, मैंने भी आपको बताई हुई है कि जो लेंज़ लॉ है इट इज़ फॉर इंड्यूस करंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 की क्या डेल्टा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 जी आपकी स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। उसमें आप देखिए जी, एक कॉइल आपको, सॉरी रिंग आपको नजर आ रहा है, ठीक है। फिगर शोज अ कॉइल इन अ डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड applied perpendicular to the plane of the coil. The magnetic field is decreasing at the rate of, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज कर रहा है लेकिन इनटू द प्लेन है, ये मैं आपको इसमें बता चुका हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनटू द प्लेन डिक्रीज कर रहा है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन डिक्रीज कर रहा है, तो पहले तो चलो डायरेक्शन बता कैलकुलेट कर लेना, फिर उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जब इनटू द प्लेन डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें जो करंट चलेगी वो क्या करेगी? फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगी ना। तो फिर इसका मतलब क्या है? वो भी उसका पैदा करदा फील्ड भी फिर अंदर की तरफ ही होगा,
तो फिर अंदर की तरफ कैसे होगा बताइए, कैसे चलेगी? क्लॉकवाइज ही चलेगी ना। अंडरस्टैंड कर गए कि नहीं की? ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स इस तरह की आपको दी हैं, इसको आपने कोशिश कीजिएगा, 1-2 दफ़ा देखिए, रिपीट करके देखिए, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। यानी फील्ड अंदर की तरफ है और फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है इसमें फ्लक्स अगर डिक्रीज कर रहा है, चेंज हुआ, करंट इंड्यूस हुई, करंट ने चलना है, तो चूंकि फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी ना, तो वो भी फिर उसका पैदा करदा फील्ड भी फिर क्या होगा, अंदर की तरफ ही होगा। तो ये एक बात तो क्लियर हो गई कि जो करंट है वो क्लॉकवाइज चलेगी। कैसे चलेगी? क्लॉकवाइज। तो अब उस करंट की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं जी बेटा, क्या होगी ईएमएफ और आर बताइए। इसमें आर दिया हुआ है 5, नहीं जी आर 5 है। मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, लूप हमारा 1 है, ठीक है, ये वाला फार्मूला अगर हम देखें 1 है, और उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक एरिया कितने हैं बेटा, इधर लिखा हुआ है, ये एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 टेस्ला पर सेकेंड, यानी 10 टेस्ला पर सेकेंड। तो इसको देखिए, ये क्या आ गया, ये 20 डिवाइड बाय 5, तो क्या बन गया जी 4 एम्पीयर करंट आई, और चलेगी कैसे? क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा जी, ये बेटा इसका तो आपको आंसर ना अब मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूं करंट, इंक्रीजिंग करंट के हवाले से। इसका वाला क्वेश्चन नंबर 14 का, इसको अब आपने खुद देखना है। मैं इसमें करंट इंक्रीज कर रही है और उसके पास एक लूप पड़ा हुआ है, तो क्या आएगा जी, इसको आपने करना है, ए ऑप्शन इसमें सही है। आप इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है जी। 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल बट वी वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज। लेकिन अगर इनमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बेटा कितनी होगी बताइए? अगर ये कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल हैं जी, तो क्या होगा, इक्वल है, तो अगर कितना बन जाएगा 1/L प्लस 1/L, L LCM आ गया तो 2/L/2 आ जाएगा, L/2 चार्ली ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इंडक्टर इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स, इसके हवाले से ये सवाल है जी। नंबर ऑफ टर्न्स अगर 2 टाइम्स हो गए तो सेल्फ इंडक्टेंस कितनी हो गई बताइए? 4 टाइम्स, नो इशू। ठीक है, तो जितना हमने ये पढ़ा था उससे आपकी इस तकरीबन 16 सवाल आपने डिस्कस कर लिए हैं। उसमें अब बाकी चैप्टर हम थोड़ा सा देखते हैं और फिर बाकी जो सवाल आते हैं उनको हम देखते हैं जी बेटा। अब हम चैप्टर का बाकी हिस्सा देखते हैं। पहला उसमें आर्टिकल है कौन सा जी? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या करता है? एसी जनरेटर जो है वो हमें इट इज़ अ डिवाइस विच कैन बी यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? फैराडेज लॉ कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम इसकी आर्मेचर को घुमाएंगे, कॉइल को घुमाएंगे, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी? नवाब साइन थीटा के बराबर होगी। अच्छा, इसमें ये हमारी आर्मेचर है, ये आपको पता ही है क्या है बताइए? स्लिप रिंग्स हैं, दीज आर कार्बन ब्रशेस, दिस इज लोड। लोड क्या है? वो डिवाइस है, पंखा है, बल्ब है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। अच्छा, अब जब हम कॉइल को घुमाते हैं ईएमएफ इंड्यूस होती है, कितनी ईएमएफ होगी? नवाब साइन थीटा के बराबर होगी। और ये जो ईएमएफ हमें मिलेगी ये ऑल्टरनेटिंग है, एसी है, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसकी जो पीक वैल्यू है वो किसके बराबर है? नवाब के बराबर है। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब थीटा 90 डिग्री है। तो पीक वैल्यू इज इक्वल टू नवाब। अब यहां पर एमसीक्यू वो पूछ सकता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल कर दें, अब देखो ना, जो एसी की फ्रीक्वेंसी हमें यहां मिलेगी वो बेसिकली कॉइल को घुमाने की फ्रीक्वेंसी है। जो कॉइल को घुमाने की फ्रीक्वेंसी होगी वही एसी की
ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमें मिलेगी या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हमें मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। तो अगर हम कॉइल को घुमाने की फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा बढ़ा दें तो इसका मतलब है जो AC हमें मिलेगी उसकी पीक वैल्यू बढ़ जाएगी, पीक वैल्यू बढ़ जाएगी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद ये हमारा DC जनरेटर है। DC जनरेटर में हम स्लिप रिंग्स की बजाय स्प्लिट रिंग्स इस्तेमाल करते हैं या कम्यूटेटर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है, ये लोड हमने लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर लोड हम इंक्रीज कर दें, ये देखें जी, लोड हम इंक्रीज कर दें तो सर्किट की जो, ये देखें लोड कैसे इंक्रीज किया जाता है, यानी पहले अगर आपने एक पंखा चलाया जनरेटर पे, फिर दूसरा पंखा भी ऐड कर दें। अगर दूसरा पंखा भी आपने ऐड कर दिया यानी इसके पैरेलल, तो इसका मतलब है जब हम रेजिस्टर को पैरेलल ऐड करते हैं तो सर्किट की टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो फिर कॉइल से वी विल ड्रॉ मोर करंट फ्रॉम दी कॉइल से हमें करंट ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो जितना लोड आप ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे कॉइल से करंट ज़्यादा आएगी। और अगर इफ़ द जनरेटर इज ओवरलोडेड देन व्हाट विल हैपन, द मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू दी कॉइल से मैक्सिमम करंट और हो सकता है कि इट मे बर्न द कॉइल। अच्छा, इसमें एक बात आप ये देखें कि जब हम कॉइल को घुमा रहे हैं उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स की तब्दीली की वजह से भी तो एक करंट इंड्यूस होती है ना। तो वो जो करंट इंड्यूस होगी फ्लक्स की तब्दीली की वजह से, वो उस कॉज को अपोज करेगी जो उसे पैदा कर रहा है। तो पैदा कौन कर रहा है? कॉइल का घुमाना। तो वो फिर इस घुमाव को अपोज करेगी। तो इसमें अपोजिंग टॉर्क भी एक पैदा होगा जो कि किसके बराबर होगा? NIAB के बराबर होगा। इसलिए जैसे ही हम लोड बढ़ाते चले जाते हैं सर्किट में, कॉइल में करंट बढ़ती चली जाती है, करंट बढ़ती चली जाएगी तो अपोजिंग टॉर्क बढ़ता चला जाएगा। अपोजिंग टॉर्क बढ़ता चला जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कॉइल को रोक देगा और आपका सर्किट जो है वो ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर देखें, DC जनरेटर और DC मोटर में ये एक जैसी कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शंस हैं, बजाय सिर्फ एक फ़र्क के कि लोड की बजाय हम यहाँ पर बैटरी लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉइल को घुमाना इनपुट है, करंट इज द आउटपुट। यहाँ पर क्या है, करंट इनपुट है और कॉइल का घूमना आउटपुट है। जैसे पंखा है आपका, यानी आप करंट देते हैं तो पंखे की कॉइल घूमती है, ठीक है। तो ये हमारे पास DC मोटर है। देखें, DC मोटर और DC जनरेटर सेम है। अब देखो बेटा, जब आप वोल्टेज देंगे, करंट देंगे, तो आपको पता ही है कि व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इस पे टॉर्क एक्ट करता है। कितना? NIAB कॉज ऑफ अल्फा। इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, ये कॉइल घूमेगी। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोटर। ये मोटर का प्रिंसिपल है कि करंट कैरिंग कॉइल, when current carrying coil is placed in a magnetic field, the torque will act on that coil. अब यहां पर जब ये कॉइल घूमेंगी तो ये भी तो फील्ड में पड़ी हुई है, तो उससे क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो इसका मतलब है जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें भी EMF इंड्यूस होगी। तो इसलिए इस फार्मूले में जरा देखें, ये हमारी वो EMF इंड्यूस होगी जो फ्लक्स की चेंज होने की वजह से, ये कब पैदा होगी, जब कॉइल घूम रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, EMF। और ये क्या है, ये तो बैटरी की कांस्टेंट EMF है या वोल्टेज है। अच्छा, अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे आपने स्विच ऑन किया, कॉइल स्टार्ट हुई, ठीक है। जब कॉइल स्टार्ट हुई, अभी स्टार्ट ही हुई है, घूमना शुरू हुई है, तो तब फ्लक्स अभी चेंज नहीं ना हुआ, स्टार्ट होगी तो चेंज होगा ना। तो व्हेन कॉइल जस्ट स्टार्टेड क्या होगा, बैक EMF या EMF जो इंड्यूस्ड EMF है वो जीरो होगी। तो हमारी जो करंट है वो किसके बराबर आएगी, V/R के बराबर आएगी। और जब
ईएमएफ कॉइल आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो इसका मतलब है करंट जो है वो हमारी ई ये बढ़ता चला जाएगा, वी माइनस ई, रिजल्ट क्या आएगा? कम, तो करंट कम होती चली जाएगी। लेकिन एक बात आप ये देखें, लेकिन अब अगर लेट से पंखा है, या आप चले मैं एक जस्ट और एग्जांपल आपको घर की एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप कपड़े धो रहे हैं वॉशिंग मशीन में, उसकी मोटर घूम रही है, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड से घूम रही है, कांस्टेंट स्पीड से, लेट से आपने कपड़े उसमें ऐड किए, जब आप कपड़े ऐड करेंगे तो लोड कॉइल के ऊपर बढ़ा ना, तो पहले वो बड़ी तेजी से घूम रही थी, स्पीड उसकी स्लो हो गई, ठीक है, और कपड़े डाल दें, पहले 2 सूट डाले थे 4 डाल दें, लोड और बढ़ गया, वो स्पीड और स्लो हो गई, 4 की बजाय 6 डाल दें, ठीक है, लोड और बढ़ गया, जब लोड और बढ़ गया तो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी? स्लो होती जाएगी। तो जब स्पीड स्लो होती जाएगी तो ये ईएमएफ कम होती चली जाएगी, ये कम आएगी तो V माइनस ई बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉइल की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, तो करंट कम होगी, करंट कम होगी, ये याद रखना है। अगर कॉइल की स्पीड कम होगी लोड के बढ़ाने से तो फिर करंट बढ़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि व्हेन मोटर इज ओवरलोडेड, व्हेन मोटर इज ओवरलोडेड देन मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू दी कॉइल। दोनों सूरतों में, जनरेटर में भी, डीसी जनरेटर में भी और मोटर में भी, व्हेन जनरेटर इज ओवरलोडेड, मोटर इज ओवरलोडेड, दोनों में से करंट जो है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अच्छा, मोटर की एफिशिएंसी निकाली जा सकती है जी, बैक ईएमएफ डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज। इससे हम मोटर की, किसी भी मोटर की एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं। देन लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर ट्रांसफार्मर है। तो क्या होता है जी ट्रांसफार्मर? ऐसी डिवाइस जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज्यादा कर दे, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को ये ज्यादा रखना है, एसी को कम या ज्यादा कर दे, तो दैट डिवाइस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज एसी। व्हाट इज द प्रिंसिपल? म्यूचुअल इंडक्शन। और एक बात याद रखना है, इसमें आपको पता है कितनी कॉइल्स होती हैं? 2, एक प्राइमरी कॉइल है, दूसरी सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल वो है जहां हमने इनपुट देनी है और सेकेंडरी वो है जहां हमें आउटपुट मिलेगी। अब इसमें इसका जो प्रिंसिपल क्या है, इस प्रिंसिपल के तहत ट्रांसफार्मर वर्क करता है जी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि वी चेंज द करंट इन वन कॉइल, the EMF is induced in the second coil. This phenomena is known as mutual induction. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों कॉइल्स की किसके बराबर होगी? L1 L2 अंडर रूट के बराबर होगी, ये आपने याद करना है। लेकिन ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगी? जब इन दोनों कॉइल्स की कपलिंग ठीक होगी। अब कपलिंग का क्या मतलब है? कि दोनों कॉइल्स इतनी करीब हों, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, कि उनमें से जो फ्लक्स की लीकेज है वो ना हो या ना होने के बराबर हो, बहुत थोड़ी हो। इसका मतलब है जितना फ्लक्स इस कॉइल में से गुजर रहा है, अगर उतना ही फ्लक्स इस कॉइल में से गुजरेगा तो तब ये फार्मूला आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स इज इक्वल टू L1 L2 अंडर रूट। अच्छा, ये फार्मूला आपको पता ही है कि जो इनकी जो टर्न्स रेशो है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स की, वो उनकी वोल्टेज रेशो के बराबर होती है और उनकी करंट इनवर्स रेशो के बराबर है। करंट में इनवर्स रेशो है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? आपने सेकेंडरी वोल्टेज को बढ़ाना है, Vs Vp से ज्यादा है, तो अगर Vs Vp से ज्यादा है तो फिर Ns Np से ज्यादा होगा और वहां करंट कम होगी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपने डाउन करना है तो सेकेंडरी वोल्टेज कम होगी, नंबर ऑफ टर्न्स भी इसी तरह से। आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है बेटा? आउटपुट पावर जिसमें इनपुट पावर के बराबर हो, तो तभी ये रिलेशन आ जाएगा। ट्रांसफार्मर के अंदर पावर लॉस कहाँ किस वजह से होती है? तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो पावर लॉस है उसके 2 बड़े जराए हैं।
और दोनों का ताल्लुक ही ट्रांसफार्मर की कोर से, दोनों का ताल्लुक किससे है? ट्रांसफार्मर की कोर से। तो ट्रांसफार्मर, हाउ द पावर लॉस, ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसके अंदर क्या पैदा होगी? एडी करंट्स पैदा होंगी, ठीक है, फ्लक्स की तब्दीली की वजह से। और जब हम किसी भी कोर किस चीज़ की है? आयरन की। तो आयरन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज होगी। तो इसलिए हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से और एडी करंट्स की वजह से। अच्छा, ये जो एडी करंट्स पैदा होती हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपने याद रखनी बात। और एक बात इसमें याद रखनी है कि जब आप प्राइमरी को इनपुट देंगे, सेकेंडरी पे आउटपुट मिलेगी, ये आपने याद रखनी कि एसी की फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आएगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी डज नॉट चेंज। ये यार वोल्टेज आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, करंट कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे, एसी की फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन बातों को आपने रखना है जी, याद ज़हन में रखना है। हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जी, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया होगा। देखिए, द कॉइल ऑफ एन एसी जनरेटर इज रोटेटिंग एट 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड। तो इसमें एसी की जो फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा दिया हुआ है जी 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रेवोल्यूशन कितना होता है? 2 पाई, पर मिनट कितना हो गया? 16। तो ये रेडियन पर सेकंड आ गया ना। तो ये ओमेगा बेटा क्या होता है? 2 पाई एफ। तो 2 पाई से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो एफ हमारे पास कितना आ गया? 50 हर्ट्ज, ठीक है जी। तो क्या ऑप्शन आई? ए, 17 का ए। द डिवाइस इन द सर्किट 18 देखिए आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया जी, पढ़िए। द डिवाइस इन द सर्किट दैट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बताइए, मैं बता चुका हूं पहले लेक्चर के अंदर, लोड, इट इज कॉल्ड लोड। क्वेश्चन नंबर 19, द वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एसी जनरेटर एट द टाइम T/4। इस ग्राफ में देखें, ये बेटा देखें, ये एसी कितने टाइम में एक साइकिल मुकम्मल करती है? टी में। हाफ साइकिल T/2, ये क्या होगा? T/4। तो T/4 में कौन सी वैल्यू आती है? मैक्सिमम वैल्यू आती है ना। तो V इज इक्वल टू V नॉट। तो ये कौन सी ऑप्शन है? बीटा ऑप्शन सही है, ठीक है जी। 20 बताइए जी, व्हेन अ वायर लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंजेस इन, बताइए जब हम कॉइल को रोटेट करते हैं एसी में, एसी में तो बताएं कितने टाइम के बाद, कितनी रेवोल्यूशन के बाद करंट एसी की चेंज होगी? बताइए, हाफ रेवोल्यूशन के बाद। तो बीटा ऑप्शन सही होगी जी। 21 बताइए, इफ द लोड अटैच टू द जनरेटर इज इंक्रीज्ड, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर जनरेटर में हम लोड को बढ़ाते हैं, जनरेटर में ये वाले क्वेश्चन जो है, अगर लोड को बढ़ाते हैं तो क्या होता है जी? बताइए, ठीक है। इफ द लोड अटैच टू द जनरेटर इंक्रीज्ड, ए ऑप्शन सही है जी। मोर करंट विल बी ड्रॉन थ्रू द कॉइल एंड बैक मोटर इफेक्ट इंक्रीजेज, कि जो अपोजिंग टॉर्क है वो बढ़ेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बेटा, द काउंटर टॉर्क ड्यू टू बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर डिपेंड्स अपॉन, ये जो अपोजिंग टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर, करंट पर, एरिया पर, मैग्नेटिक फील्ड पर। तो ये क्या ऑप्शन होगी? बताइए 22 की, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। 23 बेटा देखिए, आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी, देख लिया जी, बताइए। इन द डायग्राम बिलो शोज अ सिंपल डीसी मोटर connected to a pair of slip rings instead of split rings. Which of the following is true? अब स्प्लिट रिंग्स क्या करते हैं? करंट की डायरेक्शन को बदलते हैं मोटर के अंदर, हाफ रेवोल्यूशन के बाद करंट की डायरेक्शन को बदल देते हैं। तो अगर हमने स्लिप रिंग्स लगाए हुए हैं तो फिर इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन जो है वो, करंट की डायरेक्शन बदलेगी तो वो पूरा चक्कर मुकम्मल करेगी। अगर करंट की डायरेक्शन ना बदली, ठीक है, कॉइल के अंदर तो करंट की डायरेक्शन बेटा बदलनी है,
लेकिन बाहर नहीं बदल रही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके नतीजे में अगर हम स्लिप रिंग्स इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर क्या होगा, वो कॉयल आधा पूरा चक्कर जाने की बजाय वो आधे चक्कर के बाद वापस आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा बताएं जी, कौन सी ऑप्शन सही है बताइए। चार्ली ऑप्शन, द कॉयल विल रोटेट टू एंड फ्रो एवरी 180 डिग्री। ठीक है, 24 देखिए बेटा, द कोर ऑफ डीसी मोटर इज यूजुअली मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन इज, जी बताइए क्या है, सॉफ्ट आयरन इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, ये हम पिछले चैप्टर के लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। ये ऑप्शन कौन सी सही होगी, 1। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगी। उसके बाद 25 बेटा देखिए, अ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर इज रन बाय अ बैटरी 24 वोल्ट, इट develops a back EMF of 12 volt. If the coil of the motor has a resistance of 2 ohm, what is the current at the start? ये देखिए ये वाला फार्मूला, ये मैं आपको बता चुका हूं कि करंट एट द स्टार्ट बैक ईएमएफ कितनी होगी, 0। तो V कितने हैं बताइए, 20, बताइए जी V कितने वोल्ट की बैटरी आपने लगाई है, 24 वोल्ट की। ठीक है, और कितनी रेजिस्टेंस है, 2 ओम, तो 24 डिवाइड बाय 2, ये माइनस नहीं बेटा कर देना, ये तो तब होगा जब वो फुल स्पीड में मूव कर रहा है, तो उन्होंने एट दी स्टार्ट पूछा है, ये ज़हन में रखना है। तो फिर V/R कितना बन गया, 24 डिवाइड बाय 2 इज 12 आंसर आएगा इसका, तो 12 आंसर बेटा होगा। ठीक है, डेल्टा ऑप्शन। 26 बेटा देखिए, अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हैज प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स, इसमें देखें कि प्राइमरी करंट कितनी है, ये ट्रांसफार्मर पे आपने गौर करना है। ट्रांसफार्मर प्राइमरी करंट IP is 1 ampere and IS is 2 ampere. If the voltage across the primary and secondary कितनी है जी, VP is 500 volt and VS is 225 volt. तो what is the efficiency? Efficiency of a transformer किसकी इक्वल होती है, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर इनटू 100। आउटपुट पावर बेटा क्या है, VSIS, और ये VPIP इंटू 100। तो जस्ट वैल्यूज आपने सारी पुट करनी है, वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलें कैलकुलेट कर लें। VS कितनी है, 225, IS कितनी है, 2 डिवाइड बाय VP कितनी है, 500। ठीक है, और ये कितनी, 1 इंटू 100। तो क्या आंसर आ गया जी बताइए। ठीक है, कैलकुलेट कर लें, ये 100 है, ये कैंसिल, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया, 90%। 27 देखें बेटा, आपको कॉयल नजर आ रही है ट्रांसफार्मर की जी, आगे नजर उसके एंड पे, सेकेंडरी के एंड पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, यहां पर उन्होंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जी, ये R। ठीक है, और वो 120 ओम है, और VS भी दिया हुआ कितना, 240। तो अब प्राइमरी वोल्टेज यहां पर कितनी है, VS, R कितनी है, 120। तो यहां पर जो करंट इंड्यूस हो रही है IS, वो तो कैलकुलेट हो गई, कितनी, VS, ठीक है, इज इक्वल टू IS इंटू R। तो IS बेटा क्या आ गई, 240 ओवर 120 कितनी आ गई बेटा बताइए, 2 एम्पेयर। लेकिन IS यहां से क्या निकल आई, 2 एम्पेयर। समझ आ गई बात। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, प्राइमरी पे वो कहता है जी 600 वोल्ट आपने है, अगर प्राइमरी वोल्टेज कितनी है, 600 वोल्ट है, तो आपने IP फाइंड करनी है। तो हमें पता है, क्या पता है जी, IP
ओवर आई एस, करंट में जो रेशो है वो उनकी वोल्टेज के इनवर्स रेशो के बराबर है ना, तो वी एस ओवर वी पी, इसको इधर ले जाएं, तो वी एस बेटा कितना है बताइए 240, आई एस कितना अभी आपने निकाला है 2, वी पी कितना है 600, तो आई पी हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको अगर हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेट कर लो 30, तो ये बेटा कितना आ गया 0.8 लें, ये कैलकुलेशन आपने करनी थी। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखिए बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड बाय द केबल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये हमें पता है कि हम जब पावर को पावर हाउस से आपके मोहल्ले तक पावर को लाते हैं, पावर ट्रांसफ़र करते हैं, तो पावर हाउसेज में क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ज़रिए वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप क्यों करते हैं, ताकि पावर लॉस कम हो। किस वजह से, क्योंकि तारों के अंदर जो पावर लॉस होगा किसके बराबर होगा, आई स्क्वायर आर के बराबर होगा। तो जितना हम करंट को कम कर लेंगे उतना पावर लॉस कम होगा। तो वो ये कह रहा है जी कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम। बिल्कुल ठीक है कि हमारी जो है वो करंट को लो कर दें ताकि पावर लॉस कम हो, और फिर इसमें क्या कौन सी ऑप्शन आएगी, डेल्टा, कि पावर लॉस हम कम करना चाहते हैं हाई ट्रांसमिशन की वजह से, और फिर वो कैसे मुमकिन होगी कि हम करंट को कम करते हैं, तो दोनों लो आएंगे जी, डेल्टा ऑप्शन आएगा। 29 बेटा देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल ऑप्शन टू मिनिमाइज हीट लॉस बाय इंडस्ट्रियल पावर ट्रांसमिशन केबल्स। तो एक ही तरीका है कि हम हीट को कम कर लें, ठीक है, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो हम रेजिस्टेंस को कम कर लें। तो बेटा रेजिस्टेंस जो है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, मोटी तार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल इन ऑप्शन में तो यही बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज बेस्ट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन। 30th क्वेश्चन बताइए जी, अब मैंने इतना हमने पढ़ लिया, बताइए एक सवाल तो आप खुद जवाब दें जी, गौर से पढ़ के जरा जवाब दें। एन आइडियल ट्रांसफार्मर विद टर्न्स रेशियो 5:1, लो टर्न्स रेशियो 5:1 आ गई है, NS ओवर NP गिवन आ गया, ठीक है, सोच लिया होगा आपने कि गिवन है। ऑपरेट अ लैंप फ्रॉम अ 250 DC सप्लाई, इसका मतलब है आप सप्लाई कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज कितनी आ गई 250, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, तो फौरन आपने सोच लिया होगा कि लो जी VP गिवन है, VS आ जाएगी। शुरू कर दें कैलकुलेशन, कर दी है, और भाईजान नहीं करनी, क्यों भला, उन्होंने कहा DC है, तो रौला ही खत्म हो गया। हम AC को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं ना, तो DC जो है, DC से क्या होगा, क्योंकि हम यहां पर पावर प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में पावर कैसे ट्रांसफर करते हैं, थ्रू चेंजिंग फ्लक्स, फ्लक्स की तब्दीली की वजह से हम प्राइमरी से सेकेंडरी में जो है ना अपनी पावर ट्रांसफर करते हैं। तो जब DC से फ्लक्स ही नहीं चेंज होना, करंट ही नहीं चेंज होनी, तो फिर इसका मतलब है नो आउटपुट। तो इट मीन्स, और वैसे भी ट्रांसफार्मर AC ऑपरेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ठीक है, AC ऑपरेटेड है, तो इसलिए क्या आंसर होगा 0 वोल्ट, नो आउटपुट। ये हमारा आज का टेस्ट था चैप्टर नंबर 15 के हवाले से। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और आप इसको एक दो दफ़ा देखिएगा, जहां आपके कॉन्सेप्ट ज़रा वीक हैं उनको ज़रा गौर से पढ़िएगा और फिर मज़ीद प्रैक्टिस आप कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।